आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सुबह सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब एक ट्वीट कर दिया। उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ट्वीट्स उन्होंने किए, इस वक्त आपके सामने है, जिसके अंदर उन्होंने ऑपोजिशन को खूब लताड़ा और कहा कि ये वॉकआउट कर रहे हैं नेशनल असम्बली में से, और इस वॉकआउट का मकसद जो है वो नैब के केसेस बने हुए उसके ऊपर NRO लेना है। इस ट्वीट के अंदर आपको कोई ज़ाहिरन ख़राबी नज़र नहीं आती, अगरचे जो तनकीद कर रहा है उसको कम से कम ये देखना चाहिए कि अपना रिकॉर्ड किस किस्म का माजी के अंदर बना हुआ है। इसी पार्लिमान के इसी हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपोजिशन में थी तो 2-2.5 साल तो मुकम्मल तौर पर उसका बायकाट रहा। इमरान खान तो हाउस के अंदर आते ही नहीं थे, और जब आते थे तो ऐसे आते थे कि जैसे उन्होंने तमाम कौम के ऊपर एहसान किया है। और फिर आपको याद होगा कि इस हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के बैठने के ऊपर उनकी पार्टी की रुकनीयत जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी, इनको पार्टी से निकाल बाहर किया गया था जब पहला धरना हो रहा था। इसी ईवान को खंडर में तब्दील करने की कोशिश की गई थी वगैरह वगैरह। लेकिन वो एक माजी है, हम समझते हैं कि माजी के किस्सों को ज़्यादा नहीं दोहराना चाहिए। हमने फैफन की एक रिपोर्ट निकाली जिसके अंदर पार्लिमान का जो तवील तरीन सेशन था, जो 22 दिसंबर को शायद वो ख़त्म हुआ, उसके अंदर हमने देखा कि कितने लोगों ने शिरकत की। फिर हमने इमरान खान का रिकॉर्ड देखा, 10 सिटिंग्स हुई थी इस तमाम सेशन के अंदर। इमरान खान ने 10 नहीं, 9 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, 0 मरतबा इस सेशन के अंदर शिरकत की थी। और वो कम तरीन शिरकत वाले मेंबर हैं इस पार्लिमान के। तो गुजारिश ये है कि जब लीडर ऑफ द हाउस हैं, जो कायदे ईवान है, वो पार्लिमान को लिफ्ट नहीं कराएगा तो वहाँ से लोग वॉकआउट करें या वहाँ पर कबड्डी का मैच खेलें, उसको इससे क्या गर्ज है। और ये वही ईवान है जो टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है, जहाँ पर ईवान का कायद जो है ख़ुद आने की जहमत गवारा नहीं करता। हम समझते हैं कि जब हुकूमत को उसकी ज़मानत देने वाले चला रहे हों तो शायद पार्लिमान के अंदर जाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपीयरेंसेस आपको बनानी होती हैं। आपको पार्लिमान को चलाने के लिए अगर आप वहाँ पर ख़ुद मौजूद हों तो दूसरों पर तनकीद आप कर सकते हैं। इसी ट्वीट के अंदर नैब केसेस का मामला भी सामने आया। नैब केसेस के ऊपर इमरान खान ने कहा कि वो NRO अपोजिशन लेना चाहती है, लेकिन अभी तक इसकी वजाहत इमरान खान ने नहीं दी, अगरचे उनसे सवाल भी बहुत पूछे गए कि वो NRO कैसे दे सकते हैं। एक तरफ से वो कहते हैं कि नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, ये केसेस उन्होंने नहीं बनाए हैं, तो इमरान खान या पार्लिमान से अपोजिशन NRO कैसे ले सकती है, यानी सहूलत कैसे ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस मौजूद हैं, या तो इमरान खान नैब चेयरमैन के ऊपर हावी हों या इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हावी हों। वो तो खुद ईवान के अंदर नहीं आते, तो अपोजिशन वहाँ से NRO कैसे ले सकती है। इस सवाल का जवाब वो नहीं देते। और फिर कम से कम इस ट्वीट से, जब ये ट्वीट हुआ, हमें यह एतमाद हुआ कि उनको नैब के ऊपर इतना एतमाद है कि उसके केसेस को मुस्तरद जानते हैं। लेकिन ये खुशफहमी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रही, क्योंकि चंद ही घंटे के बाद उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और उनका दायां बाजू जो है, जो उनकी आइज़ एंड ईयर्स हैं, जो उनकी ज़ुबान है, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया जिस पर हमें बड़ी हैरत हुई। ये केस 2018 से चल रहा है और इस केस के अंदर इमरान खान खुद KP के नैब के सामने पेश भी हो चुके हैं और तारीफ़ भी कर चुके हैं कि ऐसा अमल होना चाहिए। PTI की तरफ से स्टेटमेंट जारी हो चुकी है, अखबारात में रिपोर्ट हुई है कि हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। और ये ज़बरदस्त चीज़ है। मिसयूज़ ऑफ हेलीकॉप्टर है। नैब का ख्याल है कि 11.1 मिलियन की खतीर रकम पर मबनी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ। इमरान खान की तरफ से 2.1 मिलियन सिर्फ दिया गया, 28,000 पर घंटे के हिसाब से 72 घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ। तो इसके पैसे अदा करने हैं और ये अब्यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी के ज़ुमरे में आता है। तो जब फवाद चौधरी से पूछा गया कि इन केसेस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने ये जवाब दिया। मुराद अली शाह से आप इस्तीफा का मुतालबा करते हैं, लेकिन नैब के केसेस वज़ीर-ए-आज़म के हिसाब से भी है, तो उनसे आप क्यों इस्तीफा तलब? वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कौन सा केस है? मैं यही तो कहता हूँ रोज कि 27 लाख रुपए का केस एक नैब ने बना दिया हुआ है, जिसकी कोई तुक है ना कुछ है, और उसके ऊपर तो नैब को ना सिर्फ केस वापस लेना चाहिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक सवाल, यानी हैरत है, वही नैब जिसके केसेस को आप कोट करते हैं कि उनसे अपोजिशन NRO लेना चाहती है, उसी नैब के एक और केस के ऊपर जिसके अंदर आप पेश हो चुके हैं, आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है कि तो केस ही कोई नहीं है, इसके ऊपर तो नैब को माफ़ी मांगनी चाहिए।
नैब से अंदर खाने पीटीआई की लड़ाई जारी है। आपको याद होगा कि पिछले साल के आखिरी महीने के दरमियान में नैब चेयरमैन की तरफ से शदीद तनकीद की गई इमरान खान के उस बयान के ऊपर जिसमें उन्होंने कहा था कि मलेशिया के अंदर तो 90% कन्विक्शन रेट है, नैब का कन्विक्शन रेट सिर्फ 7% है। सबको तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, नैब को भी। सिंपल चीज ये कि जब तक एक फोकस तरीके से नैब अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा और इतना बड़ा जाल फैला देगा, उसका नतीजा ये होगा कि कन्विक्शन रेट नैब की जो मैं आखिरी देख रहा था 7%, 6.5% इतनी कन्विक्शन रेट है। मैं मलेशिया गया, उनकी एंटी करप्शन में हम विजिट किया, शाह जी भी हमारी सारी डेलीगेशन थी, उनकी 90% कन्विक्शन रेट है, यहां 6.5-7% है। प्ली बार्गेन के ऊपर सारा कुछ नैब उसके ऊपर रिलाई करती है। तो जिस तरह बदकिस्मती से हमने अपने मंशूर में लिखा था कि हम नैब को स्ट्रेंथन करेंगे, वो मैं अभी कह सकता हूं क्योंकि हमारा कोई इख्तियार ही नहीं है और ना हमारा कोई उसके ऊपर कंट्रोल है। इसलिए चंद दिन पहले ये कहा गया कि जी नैब पे तो कन्विक्शन का रेशो 7% है, वो पता नहीं 0.7 लगाना क्यों भूल गए। इस वक्त नैब में कन्विक्शन का रेशो 70% से अबव है। जब भी हुकूमत वक्त के किसी बंदे के खिलाफ इंक्वायरी शुरू होती है तो और तो कुछ नहीं कर सकते, कभी अलाउंस बंद कर दिया, कभी बजट पे कट लगा दिया। नैब के साथ एक बाकायदा लड़ाई जारी है। यकीनन अगर नैब के केसेस किसी के लिए अच्छे हैं और किसी के लिए बुरे हैं तो उसका मेरिट ये नहीं है कि वो किसके खिलाफ है, उसका मेरिट ये है कि वो बनाए किस तरीके से गए हैं। तो एक ट्वीट के अंदर नैब के केसेस को अपहोल्ड किया जाता है और दूसरे बयान के अंदर नैब के केसेस को डिमोलिश किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी यकीनन सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि शायद हम सकाफत के उसके मयार पर कभी नहीं पहुँचेंगे जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सब के लिए का नारा जो है हम उसकी अमली शक्ल देखें। अगर ऐसा होता तो अलीमा खान के केस के ऊपर कम से कम इमरान खान की तरफ से कोई ट्वीट तो आता, कोई वजाहत तो आती, हमें पता तो चलता कि अलीमा खान जो उनकी हमशीरा हैं और शौकत खानम के साथ वो मुंसलिक रही हैं, पहले धरने के अंदर बड़ी मुतहरक थी, सड़कों के ऊपर मौजूद होती थी, वो कंटेनर को मैनेज कर रही थी, किसने आना है किसने जाना है। और सुप्रीम कोर्ट के की प्रेमिसेस के ऊपर जब तारुल कादरी साहब के जो जानिसार हैं उन्होंने शलवारें और कमीज़ें लटकाई हुई थी तो वो कहते थे ये पीपल्स रेवोल्यूशन आ गया पाकिस्तान के अंदर, तो बड़ी मुतहरक रही हैं सियासी तौर पे। उनकी जायदादें कैसे सामने आ रही हैं, उनके पास कौन सा कारोबार है, कौन सी सिलाई मशीन है जिसके अंदर से मकान बनते चले जा रहे हैं और फ्लैट्स बनते चले जा रहे हैं और डॉलर्स बनते चले जा रहे हैं। अगर कोई ऐसी सिलाई मशीन है तो एक आध असद उमर को भी दे दें ताकि पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज का बहरान है वो ख़त्म हो जाए। तो ये वजाहत अलीमा खान के जायदाद की इमरान खान साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर कम से कम एक आध ट्वीट करना चाहिए और बताना चाहिए। और ये नुक्ता कि अलीमा खान की जायदादों के बारे में इमरान खान को इल्म नहीं है, हैरान कुन है। इमरान खान को ये तो मालूम है कि पाकिस्तान के किस सियासतदान का कौन सा कारोबार हिंदुस्तान के अंदर, अगरचे बाद में वो साबित नहीं कर सकते। उनको ये पता है कि कौन कौन से लोग कितना कितना पैसा बना रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी हमशीरा जिनके साथ मौजूद हैं उनकी जायदादें किस तरह बन रही हैं। तो हमें लगता यूँ है कि इस वक्त जो अकाउंटेबिलिटी का मयार बनाया गया है वो ये है कि झांकने के लिए दूसरे का घर है, अपना गिरबान नहीं।